How are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi Vyakran. So let's start with the chapter वर्ण विचार. बोलते समय हमारे मुख से विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं. प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह होता है. निम्नांकित चित्रों को देखिए और समझिए. कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ. धेनु, ध जमा ए जमा न जमा उ. उपयुक्त सब शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं. ये ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं. तो जो सबसे छोटी ध्वनियाँ होती है जिनको हम और खंड नहीं कर सकते और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण. और बोलते समय हमारे मुख से बहुत सारी विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं. परिभाषा: वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है. वर्णमाला. परिभाषा: वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. तो जब वर्णों का समूह होता है, मतलब एक कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला. किसी भाषा में कुल जितने वर्णों का प्रयोग होता है उनका समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है. हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार है. उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन. तो हिंदी में वर्णमाला के कितने भेद हैं? दो, स्वर और व्यंजन. स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं. तो जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से मीन्स इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं बिना किसी और वर्ण की सहायता के, उसे कहते हैं स्वर. जैसे आ आ, ई उ ऊ, री ए ओ औ. अंग अनुस्वार और अहा होता है विसर्ग. स्वरों के भेद. स्वरों को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं. पहला, उच्चारण की दृष्टि से. क निर्नुनासिक स्वर जो कि होते हैं अ आ, ई उ ऊ, ए ओ औ. और ख अनुनासिक स्वर. अंग अहा, इन ई उ ऊ, अंग ए ओ औ. री और अ स्वरों के अनुनासिक रूप नहीं होते क्योंकि अनुनासिकता हिंदी की उच्चारणगत अपनी विशेषता है. यह हिंदी में कैसे और कहाँ से आई, कहा नहीं जा सकता. री स्वर का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है और आ का अंग्रेजी से आगत शब्दों में. अनुनासिक ध्वनि का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जिसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि अनुनासिकता अर्थभेद का कारण भी है. जैसे सास सांस, उंगली उंगली, वही वहीं, गोद गोंद. तो उच्चारण की दृष्टि से दो भेद होते हैं और अनुनासिकता का जो हम प्रयोग करते हैं मीन्स चंद्र बिंदु का, वो बहुत ध्यान से करना चाहिए क्योंकि उसके प्रयोग से शब्द में बिल्कुल अंतर आ जाता है. जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा से नीचे लगती हैं, जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा से नीचे लगती हैं उनमें यह चंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देता है. जैसे आँख, पूंछ, ओंठ. जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं वहाँ यह बिंदु के रूप में दिखाई देता है. जैसे ऐंठना, ईंट, झोंपड़ी. तो मतलब
जो मात्राएं सिरोरेखा मतलब ऊपर जब हम लाइन डालते हैं उनके ऊपर नहीं होती, नीचे होती है तो हम केंद्र बिंदु लगाते हैं, पर उस रेखा से ऊपर मात्राएं हो तो सिर्फ बिंदु। दूसरा, उच्चारण में लगने वाली समय की दृष्टि से इन वर्णों के उच्चारण में कुछ ना कुछ समय लगता है। उच्चारण के लगने वाले समय के आधार पर जब स्वर के दो भेद ही स्वीकार किए गए हैं, पलुत स्वरों की संकल्पना को हटा दिया गया है। तो उच्चारण की अगर हम दृष्टि से देखें तो सिर्फ दो भेद हैं, पलुत स्वरों को संकल्पना से हटा दिया। पहला, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, आ ई उ री। तो जिन स्वरों में कम टाइम लगता है बोलने में वो होते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, आ ई उ ए ओ और औ। स्वरों की मात्राएं जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उसकी मात्रा ही लगती है। इस प्रकार मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा। और स्वर की मात्रा जब हम व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसी के रूप में बोलते हैं। स्वर, मात्रा और उदाहरण। अ, घर, कल। आ, दादा, मामा। उ, फूल, भूल। री, कृषक, कृपा। अ, डॉक्टर, कॉलेज। ए, मेले, केले। ई, लिपि, गिन। ए, पैसा, कैसा। ई, नीली, पीली। ओ, बोलो, तोलो। उ, चुन, गुण। आओ, भौरा, दौलत। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घृष्ट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता चाहिए। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लगती है। व्यंजनों के भेद। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है। क, स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श करती है। इन व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक 25 व्यंजन होते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मतलब बोलते टाइम हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को टच करती है। और ये कितने होते हैं? 25। और इन्हें किस भागों में बांटा गया? का वर्ग, क ख ग घ ण। चा वर्ग, च छ ज झ ण। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न ड ढ। और पा वर्ग, प फ ब भ म। ड और ड दो अन्य व्यंजन होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे पढ़ना, जोड़ना आदि में इनका प्रयोग होता है। अतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये 4 अतस्थ व्यंजन हैं। वे व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं। तो ये व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वरों और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। ग, ऊष्म व्यंजन, श, स, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में एक प्रकार की गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इन व्यंजनों को बोलते टाइम एक गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। पहला, अल्प प्राण,
जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण है, जैसे क, ग, ड, च, ट, न आदि। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्पप्राण हैं। तो जिन व्यंजनों को बोलने में थोड़ी सी परिश्रम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण। ख, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में और तेजी से निकलती है, कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। स्पर्श वर्णों का दूसरा तथा चौथा वर्ण और चारों ऊष्म व्यंजन महाप्राण है, जैसे ख, घ, च, ठ, ढ, श, स, ह आदि। महाप्राण कौन से होते हैं? जिनमें थोड़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और हवा अधिक मात्रा में और तेजी से बाहर आती है। वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान बन जाता है। जैसे पहला कंठ, क, ख, ग, घ, ह, आ नाम कंठ है। तालु, च, छ, ज, झ, य, श, ई तालव्य। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, र, श, री मूर्धन्य। दंत, त, थ, द, ध, ल, स दंत्य। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, उ ओष्ठ्य। कंठतालु, ए कंठतालव्य। कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ्य। दंतोष्ठ, व दंतोष्ठ्य। नासिका, अ, ढ, ड, ड, न, म नासिक्य। वर्ण विच्छेद। परिभाषा। जब किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग किया जाता है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो जब हम शब्दों में से वर्ण और व्यंजन और स्वरों को अलग करके लिखते हैं तो क्या कहते हैं? उसे वर्ण विच्छेद। इसमें स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लग जाता है, जैसे विद्यालय, व जमा ई दम जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ विद्यालय। पृथ्वी, प जमा री जमा थ जमा व जमा ई। क्रम, क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। व्यंजन गुच्छ या वर्ण संयोग। लेखन और उच्चारण दोनों ही दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। ये दो रूप में दिखाई देते हैं। पहला, द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि को जुड़ती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे बच्चा, कच्चा, सज्जन, उल्लास आदि। तो द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? कि जब एक व्यंजन की ध्वनि अपने ही समान किसी और व्यंजन से जुड़ती है, जैसे आधा चा और पूरा चा, बच्चा, कच्चा आदि। ख, संयुक्त व्यंजन। जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती है तो वे संयुक्त व्यंजन बनाती हैं। इनमें श्र, त्र, ज्ञ और री परंपरा से प्राप्त संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो व्यंजनों को जोड़ के कोई एक व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन गुच्छ या वर्ण संयोग के नियम। तो इनके नियम क्या हैं? पहला, हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन हैं। क, जिनमें पाई व्यंजन के अंत में लगती है, जैसे ख, ज, प, न, मतलब डंडा एंड में लगता है। ख, जिनमें छोटी सी पाई व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे द, ट, ठ, ड। जिनमें पाई व्यंजन के मध्य में लगती है, जैसे क, फ। वर्ग क के व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो पाई हट
जाती है और ये दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे बच्चा, अच्छा, अन्याय। तो उसकी पाई हटकर दूसरे व्यंजन से जोड़कर लिखते हैं। वर्ग ख के व्यंजन सदैव हल के साथ संयुक्त होते हैं, जैसे मिट्टी, पद्धति, द्वार। वर्ग ग के व्यंजनों का संयोग करते समय उन्हें अंत में सीधा कर दिया जाता है, जैसे क्यारी, क्या, फ्लाइट। तो ये सब हैं कुछ नियम। दूसरा, र एक ऐसा व्यंजन है जिसके मूल में अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह व्यंजन मात्रा के रूप में या रैफ के रूप में दूसरे व्यंजनों से जुड़ता है। रा के मेल के निम्नलिखित नियम है। क, जब रा में स्वर नहीं होता, जिसे रैफ भी कहते हैं, तब रा को उससे अगले वाले व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है। तो जब रा में स्वर नहीं होता तो उसके अगले व्यंजन पर उसके ऊपर लगा देते हैं। कैसे? रा जमा फ जमा अ, तो वो हो गया फ के ऊपर रा। कैसे? बर्फ। अगला वर्षा। ख, यदि रा से पहले वाले व्यंजन में स्वर ना हो तो रा को उस व्यंजन के नीचे की ओर प्रकार जोड़ा जाता है। तो मतलब या जब रा से पहले वाले व्यंजन में स्वर नहीं होता तो उसे बाद जोड़ा जाता है। कैसे है? प्रकार, क्रम। ग, छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका संयोग इस रूप से होता है। तो छोटी पाई वालों के साथ कैसे करते हैं? ट्राम, ड्रामा, मतलब व्यंजन के नीचे लगाते हैं। घ, रा जमा उ रू, रुपया। रा जमा उ रू, रूस। ढ, जब स के साथ रा मिलता है तो इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, सहस्त्र। तो हम उसको स जमा र जमा आ हो जाता है, स्त्र। देखें आपने क्या सीखा है। प्रश्न नंबर क, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा, स्वरों को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। प्रश्न 3, श, स, स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। चौथा, य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। 5, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित स्वरों को ह्रस्व तथा दीर्घ के अंतर्गत लिखिए। ह्रस्व स्वर कौन से होंगे? उ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर ई, ए, ओ, उ। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित व्यंजनों को अल्पप्राण तथा महाप्राण के अंतर्गत लिखिए। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित व्यंजनों को अल्पप्राण तथा महाप्राण के अंतर्गत लिखिए। अल्पप्राण में होंगे य, म, त, प, च, र, व, ल, न। महाप्राण में ह, स, श, ख, थ, ध। प्रश्न नंबर घ, सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है। सही। वर्ण ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं। गलत। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। सही। हिंदी में आ, ई, उ दीर्घ स्वर है। सही। श, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सही। प्रश्न नंबर ड, निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पहला किया हुआ है, जैसे अखरोट, अ जमा ख जमा अ जमा र जमा ओ जमा ट जमा आ।
दूसरा पपीता, प जमा अ जमा प जमा ई जमा त जमा आ। नाशपाती, न जमा आ जमा श जमा अ जमा प जमा आ जमा त जमा ई। अमरूद, अ जमा म जमा आ जमा र जमा उ जमा द जमा आ। किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा आ। किताब। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। तो बच्चों हमने पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इस पार्ट और इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।